जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स पे हम पढ़ेंगे स्पेशली 24 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी, बीच बीच में जो है थोड़े कटिंग ज़्यादा लगेंगे आज वीडियो में, क्योंकि मेरे को सर्दी बहुत तेज़ है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो है कंसिस्टेंसी वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो अपनी कंसिस्टेंसी हम बरकरार रखते हैं। और लेखक क्या कहता है ये देखते हैं। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। कभी भी कोई व्यक्ति ये बोले कि मुझे डर नहीं लगता, तो उसको ये समझ लेना कि नासमझ है। डर सबके पास होता है, लेकिन उस डर के साथ आपको परिस्थिति को संतुलित करके या बैलेंस करके आगे बढ़ने की जो कला है आपकी, वही जो है आपको आगे लेकर जाएगी। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि डर भी होना ज़रूरी है और डर के साथ आपको क्या करना है, जो है आगे बढ़ना है। बोलते नहीं डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते हैं जो, ठीक है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई उसका, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना अनिवार्य है, ठीक है साथियों। चलो, निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। सी ऑप्शन सही होगा इसका। रोशनी देवांगन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह खनन, यह अर्थव्यवस्था की, अच्छा खनन उत्खनन के बारे में बात किया था ना, खनन एवं उत्खनन यह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। वेरी गुड रोशनी, क्या बात है। शशि टंडन ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, कल्याण साहू ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखो ये रोशनी ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही कहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाता है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसमें जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कृषि से क्या उत्पादन किया हमने, मान के चलो कि धान उगाया। अब धान जो है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा उद्योग के क्षेत्र में, मतलब उद्योग में जाएगा। उद्योग इन द सेंस कि राइस मिल में जाएगा। राइस मिल क्या करेगा? उस धान को मतलब पॉलिश करके मार्केट में बेचने के लिए पॉलिश योग्य बनाएगा, मतलब पॉलिश कर देगा उसमें। तो ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? उद्योग, मतलब द्वितीयक क्षेत्र। उसी प्रकार यही चावल जब कहा जाएगा, यही चावल जब आपका जाएगा कहाँ? तृतीयक क्षेत्र में, जो कि सेवा का क्षेत्र है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो कि मतलब कहा जा सकता है कि मतलब व्यापार विहार क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ पर धान चावल को पैकेट में पैक करके बेचा जाता है, उस क्षेत्र में जाएगा तो वो सेवा का क्षेत्र आ गया। तो सेवा का क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इन अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रों को, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका आंसर होगा। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस क्षेत्र में बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है। बालिका दिवस के बारे में जानकारी जरूरी है, जितनी भी बच्चियां हैं, है ना। और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए काम किया जाता है। लड़कों और लड़कियों में किसी प्रकार का समाज में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और जो है हमें बालिकाओं को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो हर जगह बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि तकियानुसी जो हमारी परंपराएं हैं उससे कहीं ना कहीं बालिकाओं को पीछे रखा जाता है, पीछे किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा, वो दूर होंगी और आगे बढ़कर देश में अग्रणी स्थान हासिल करेंगे। और बालिका बहुत सारी जो है वो मतलब इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ठीक। चलो, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा 2025 के लिए आईसीएसआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जो है, जिसे हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया,
है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसके जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बने हैं धनंजय शुक्ला जी और उपाध्यक्ष बने हैं CS पवन जी चांडक, इनको बनाया गया है। ठीक है, इनका काम क्या करती है, तो देश में स्थित जितनी भी कंपनियां हैं उसके लिए नियमावली तैयार करना, और साथ ही साथ बीच बीच में कंपनी सचिवों का एग्जाम लेकर जो है ये उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1968 में हुआ है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय अन्य जो है आपके भारत और भारत के बाहर में भी है। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, है ना, ये मतलब प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है वो बीच में भारत के जितने भी उद्यमी हैं उनके बीच में ये कार्य करता है। ठीक है, 1980 के प्रावधानों से 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना 1968 में हुई थी। इसे कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत 1981 में एक वैधानिक निकाय परिवर्तित किया गया था। क्षमा चाहूंगा, 1968 में इसकी स्थापना हुई है ना, और 1981 में इसको वैधानिक निकाय बनाया गया है। कार्य क्या है, तो कंपनी सचिव को पेशे का विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। ये बताया था कि परीक्षा आयोजित करता है और डिप्लोमा प्रदान करता है कंपनी सचिवों को। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि विवाद पर किस देश का समर्थन किया है। देखो भाई, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम देखें तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ, जिसको मैं भूगोल में याद करवाया था आप लोगों को कि इस प्रकार के कोड से याद रख सकते हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी मतलब कि जो उत्तर सहायक नदियां हैं उनका उपयोग मुख्य रूप से कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, लेकिन भारत इसके बीच में कोई बाधक नहीं बन सकता, कोई भी जो है डैम निर्माण नहीं कर सकता। रावी, ब्यास और सतलज नदी में इंडिया का मतलब भारत का पूरा क्या रहेगा, मतलब क्षेत्राधिकार रहेगा। अब ये झेलम की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। और ये किशन गंगा नदी जो है इसमें भारत जल विद्युत परियोजना बनाया है लेकिन डैम नहीं बनाया है, तो उसको लेकर कहाँ पहुंच गया पाकिस्तान, स्थानीय मध्यस्थता न्यायालय। ठीक है, यहाँ पहुंच गया और भारत के पक्ष में जो है इन्होंने फैसला सुनाया कि भाई डैम नहीं बनाया, कोई गतिरोधक या कहा जा सकता है कोई डैम निर्माण नहीं किया है उस क्षेत्र में, मतलब रुकाव पानी को नहीं रोक रहा है उस क्षेत्र में, तो काहे के लिए तुम जबरदस्ती का लेके आ गए हो केस को। तो भारत के पक्ष में फैसला हुआ और मैंने छोटी सी बात में सारी चीजें समझा दी, यही वही सारी चीजें लिखाई हुई है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें किशन गंगा में, बांदीपुरा जिले में जो है 330 मेगावाट का किशन गंगा जल विद्युत परियोजना चल रहा है, और किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर क्या चल रहा है, तो 850 मेगावाट का रतल जल विद्युत परियोजना चल रहा है, लेकिन इसमें डैम नहीं बना है ना भैया। ठीक है, चलो, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय 1899 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है कहाँ, तो द हेग में है, नीदरलैंड में। ये क्या करता है, तो मध्यस्थता के बीच में फैसला सुनाता है। ठीक है, चले आगे। ये सारी कहानी वही लिखाई हुई है, इंडस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था, सिंधु जल समझौता। भारत सतलज, ब्यास, रावी के विकसित करने का अधिकार मिला है पाकिस्तान को। ऊपर में लिखाया होगा ब्यास है सिंधु नदी, चिनाब नदी और आपका झेलम नदी। ठीक है अरे ठीक भी नहीं आ रहा भाई। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया भाई, जब ठीक नहीं आता है तो कैसे लगता है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो है प्रदान किया गया है। भारत का जो तटीय भाग है ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है,
ये इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, और ये अरब सागर वाला पार्ट है। इन क्षेत्रों में जो आपदाओं का देख रेख और जो है जिसमें आपदाओं में कार्य, जैसे कि हुदहुद जलप्रपात जल चक्रवात आया था, इन सभी चीज़ों में जो है आपका जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वो कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र वाले, इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर 23 जनवरी को, है ना, जयंती पर घोषित किया गया था। इसे नगद पुरस्कार प्रमाण पत्र भी दिया जाता है इसमें, क्लियर है। तो सुनामी के लिए जो है चेतावनी केंद्र का काम करता है यही संस्थान, है ना, आपका राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। उच्च तरंग चक्रवात तूफानी लहर का पूर्वानुमान लगाता है, चक्रवातों के दौरान सहायता करता है, रेस्क्यू टीम भेजता है, ये सभी काम जो है इसका है। ठीक है, चले आगे। तो दो कैटेगरी में मिला है इनको। पहला है क्या है, जियो स्पेशल वर्ल्ड एक्सीलेंस इन मैरीटाइम सर्विसेज अवार्ड। उसके बाद है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सीलेंस अवार्ड। ये दोनों अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र जी के बारे में हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, भारत के किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ किया जा रहा है भाई? तो गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में किया जा रहा है ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। क्या है भाई ये? तो सिंपल भाषा में बता दूं कि ओलंपिक में जितने भी प्रतिभागी, जितने भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, उनके उत्थान के लिए, उनके जो है आपका बेहतर प्रक्रिया के लिए, जैसे खिलाड़ी को क्या क्या चीज़ चाहिए, खिलाड़ी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए, अच्छा डाइट चाहिए, उसको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, उसको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज चाहिए, तो उन सब सारी चीज़ों पर इस सम्मेलन में बात हुई है। और किन किन शहरों में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जायज़ा लिया जाएगा प्रॉपर अच्छी तरह से, जिससे 2036 में ओलंपिक की मतलब ओलंपिक जो होगा उसमें अच्छे तरीके से जो है कार्य किया जा सके। ठीक है, और खिलाड़ियों के साथ साथ एक बात और बता दूं इसमें कि खेलों में क्या क्या विकास किया जाता है उसमें भी बात चलेगी। जैसे यहाँ लिख सकते हैं, ओलंपिक शहर चयन, शहरी विरासत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं जो है, मतलब कि कौन कौन से शहर को बेहतरीन, मतलब कि हमको पहले प्राथमिकता देनी है। फिर उसके बाद है भविष्य की वित्तीय योजना, मतलब कि कैसे कैसे जो है फंडिंग कैसे कलेक्ट किया जाएगा, फंडिंग वगैरह की क्या स्थिति रहेगी। खेलों को हरित बनाना, भारतीय ओलंपिक योजना की स्थिरता एकीकरण करना, मतलब कि ओलंपिक खेलों का उत्थान करने का कार्य मुख्य रूप से इसमें किया गया है। ठीक है, चले, जैसे ये देख सकते हैं कि फोकस क्षेत्र क्या है, तो टिकाऊ खेल अवसंरचना बनाना, मतलब पर्यावरण के अनुकूल स्थान बनाना, दूसरे देश से खिलाड़ी आएंगे तो उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेगी, इन सभी चीज़ों पे भाग दिया गया है। आर्थिक मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्रौद्योगिकी संचालित लागत अनुकूल, मतलब कि ऐसे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना जो प्रॉपर इसमें फंडिंग कर सके। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान देना। ठीक है, लैंगिक असमानता ना हो खेल में, है ना। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से ब्रिक्स का पार्टनर सदस्य बन गया है? तो ब्रिक्स देश में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें नाइजीरिया जो है वो पार्टनर देश बन गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में स्थापना हुई है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन पहले थे ब्रिक नाम से, फिर साउथ अफ्रीका आया तो ब्रिक्स हो गया। टोटल 9 सदस्य हैं। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ये क्या करता है कि आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक सहयोग के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, जिसमें जो है पार्टनर देश जो होते हैं उसमें ब्राजील जो है वो नाइजीरिया जो है वो अभी औपचारिक रूप से पार्टनरशिप सदस्य बन गया है ब्रिक्स का। ठीक है, चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई, बताओ जल्दी फटाक से। महेश कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है, बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारे स्क्रीन में सामने में दिखाई दे रहे हैं। महेश कुमार अग्रवाल जी, सीमा सुरक्षा बल 1965 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है ना। और खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी इसके संस्थापक थे।
पारसी व्यक्ति थे, वो इनका स्थापना किए थे। केंद्र सरकार ने 2025-26 के विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो 315 रुपए कर दिया गया है इसे। 285 रुपए के आसपास था, अब 315 रुपए इसे कर दिया गया है जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहाँ मिलेगा भाई जूट? जूट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। इस प्रकार से जूट के कपड़े पहने होंगे, जूट में ये वृद्धि की गई है एमएसपी में। ठीक है, सारी डिटेलिंग दी हुई है। आज डिटेलिंग करने में थोड़ा सा सक्षम हूँ मैं, तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक, चलो अगला है प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया? 5 वर्ष और बढ़ा दिया जाएगा। यस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या करता है स्वास्थ्य मिशन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट किया गया था इसे। ठीक है, 2005 में स्टार्ट किया गया था। ऐसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की उपलब्धता कराना और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना मुख्य उद्देश्य था। तो इसको जो है 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो 2025 तक के था ये, है ना। 2021 आखिरी बार 2021 में बढ़कर 2026 तक कर दिया गया था। अब और 5 साल बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, स्वास्थ्य देखभाल तरीकों को नवाचार लाना, स्वास्थ्य योजनाओं सेवाओं को विकेंद्रीकृत करना, मतलब सारे स्वास्थ्य संबंधित जितने बेहतरी कर सकती है वो करना इसका काम है। ठीक, चले आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उड़ीसा राज्य में 1200 साल पुराना जो है वो क्या मिला है? बौद्ध मठ मिला है। ठीक है, ये पता चलता है कि उड़ीसा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार रहा है। और आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा जिसका नाम क्या है? रत्नागिरी। रत्नागिरी पर्वत क्षेत्र के आसपास जो है ये बौद्ध मठ दिखाई दिया है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा ये प्राप्त किया गया है। ठीक है, चले आगे। ये शिक्षण केंद्र के रूप में पहले ऐसे बौद्ध विहार था, ये है ना। बौद्ध विहार के साथ साथ बौद्ध शिक्षण संस्थान भी था। इसी सर्कुलम में जो है इसे प्राप्त किया गया है। ठीक, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, रिवीजन कर लेते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। पालमू टाइगर रिजर्व में ये गौर नामक जो गौवंशी पशु है, इसका संरक्षण संवर्धन के लिए प्रॉपर अध्ययन शुरू कर दिया गया है। कलकत्ता में 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 आयोजित कराया गया था। उड़ीसा में राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का 3रा सम्मेलन हुआ था। कर्नाटक जीत गया है विजय हजारे ट्रॉफी को। ठीक है, विदर्भ को हराकर। केरल जो है यहाँ पर सबसे कम मृत्यु दर और सबसे कम प्रजनन दर है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है? इसका आंसर आपको देना है। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो आप लेकिन कंसिस्टेंट सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूर। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।